हूं आपके साथ चित्रा त्रिपाठी। मौलानाओं की मौजूदगी में हमारी मौजूदगी है दूर कर रहे हैं ज्यादातर जो हैदराबाद। ओरिएंट बेल टाइल्स स्टूडियो से आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। नमस्कार, मैं हूं चित्रा त्रिपाठी और आप देखना शुरू कर चुके हैं जनहित। भारत भगवान बुद्ध की धरती है तो भारत भगवान कृष्ण की भी धरती है। वसुधैव कुटुंबकम हमारा मूल मंत्र है, तो अधर्म का नाश करने और धर्म की स्थापना के लिए शस्त्र उठाना भी भारत की परंपरा है। 13 मई को प्रधानमंत्री मोदी ने आदमपुर एयरबेस पर खड़े होकर पाकिस्तान को बड़ी साफ भाषा में यह संदेश दे दिया था और आज उसे देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने थोड़ा और विस्तार दिया है। गुजरात के भुज एयरबेस पर खड़े होकर रक्षा मंत्री ने आज पाकिस्तान को रामचरितमानस की कुछ चौपाइयां पढ़कर सुनाई। सीधा सटीक संदेश ये था कि आतंक को मिटाना और आतंकी मुल्कों को रास्ते पर लाना भारत के लिए धर्म युद्ध है। नया भारत दुष्टों पर ढेले भर के दया नहीं करेगा। जो शराफत से रहेंगे उनके लिए दिल खुले हुए हैं और जो नहीं रहेंगे उनके लिए सेना के हाथ खुले हुए हैं। आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का भाषण पाकिस्तानियों को ध्यान से सुनना चाहिए, बल्कि मैं कहूंगी कि कॉपी पेन लेकर डूज एंड डोंट्स की लिस्ट बना लेनी चाहिए, ताकि हमेशा दिमाग में रहे कि अब पाकिस्तान को भारत के साथ उम्र भर किस तमीज से पेश आना है। वरना पाकिस्तान को निपटाना भारत के लिए उतने ही मिनटों का काम है जितनी देर में व्यक्ति सुबह का चाय नाश्ता निपटा देता है। पहलगाम हमले के बाद भारत क्या क्या एक्शन पाकिस्तान पर ले चुका है वो आप पिछले दिनों जनहित में देख चुके हैं। ऑपरेशन सिंदूर से पाकिस्तान को घुटनों पर लाने के बाद 13 मई को प्रधानमंत्री मोदी आदमपुर एयरबेस पर थे। वहां से साफ भाषा में पाकिस्तान को अपने 3 सूत्र बता चुके थे। कल रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह श्रीनगर एयरबेस पर थे। वहां कहा कि धर्म पूछ कर मारने वाले आतंकवादियों को भारत ने उनके कर्मों की सजा देकर अपना धर्म ही निभाया है। और आज रक्षा मंत्री ने भुज एयरबेस पहुंचकर कहा कि असुरों के विनाश की जो नीति भगवान राम की थी, नया भारत भी आतंक के विनाश की उसी नीति पर आगे बढ़ेगा। दुनिया में जिसे भी नए भारत की रक्षा नीति और विदेश नीति पर अब भी कंफ्यूजन हो, उन्हें रक्षा मंत्री का यह भाषण जरूर सुनना चाहिए। पाकिस्तान के साथ आज उनके भी भ्रम दूर होने वाले हैं। भारत से 4 जंग हार चुके पाकिस्तान को अपनी हैसियत पता है, फिर भी रक्षा मंत्री ने पाकिस्तान को ऑपरेशन सिंदूर के बाद की उसकी हैसियत याद दिलाई। कहा कि पाकिस्तान को निपटाना उतनी ही देरी का काम है जितनी देर में नाश्ता पानी निपट जाता है। और ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जो कुछ भी आपने किया है, समस्त हिंदुस्तानियों को, चाहे वो भारत के रहने वाले हों अथवा दुनिया के दूसरे देशों में रहने वाले हों, सभी गौरवान्वित हुए हैं। भारतीय वायुसेना के लिए सिर्फ 23 मिनट यह काफी थे पाकिस्तान की सरजमी पर पल रहे आतंक के अजगर को कुचलने के लिए, और वह आपने करके दिखाया। और मैं यह कहूं तो यह कहना गलत नहीं होगा, जितनी देर में लोग नाश्ता पानी निपटाते हैं उतनी देर में आपने दुश्मनों को निपटा दिया। आपने दुश्मनों की जमीन पर जाकर आपने मिसाइलें गिराई है। उसकी गूंज केवल भारत की सीमाओं तक ही सीमित नहीं रही है, बल्कि सारी दुनिया ने सुना है मेरे दोस्तों, सारी दुनिया ने सुना। और वास्तव में वह गूंज सिर्फ मिसाइल्स की ही नहीं थी, वह गूंज थी आपके शौर्य की और भारत के सेना के जवानों के पराक्रम। चाय नाश्ते के बराबर टाइम। रक्षा मंत्री का मैसेज साफ है कि पाकिस्तान आगे फिर कभी भारत से टकराने की, आतंकी भेजने की भूल ना करे, वरना उसे निपटाना भारत के लिए मिनटों का काम है। 6-7 मई की रात भारत ने 9 आतंकी अड्डों पर सिर्फ 25 मिनट में स्ट्राइक कर ली थी। ऑपरेशन सिंदूर में मिसाइलों से पाकिस्तान के पंजाब में आतंकी अड्डों पर हमला किया था। 9-10 मई की रात पाकिस्तान के 12 सैन्य अड्डे सिर्फ 23 मिनट में ही तबाह किए थे। भारतीय मिसाइलों ने रावलपिंडी में पाक मिलिट्री के नूर खान एयरबेस तक मार गिराए। मतलब यह कि पाकिस्तान को रौंदना कई दिनों का नहीं, सिर्फ आधे घंटे के अंदर का काम है भारत के लिए। और यही रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज साफ साफ मैसेज दिया है। पाकिस्तानी आर्मी और उसके आतंकवादियों की कायरता दुनिया जानती है।
हमारे यहां तो फिल्मों में भी डायलॉग है कि पाकिस्तान पर नजर रखना, ये पलट कर जरूर आता है। आज रक्षा मंत्री ने भी कहा कि पाकिस्तान से नजर हटी नहीं, भारत ने उसे प्रोबेशन पर रखा हुआ है, नजर नहीं हटाई है। अगर फिर हरकत करेगा तो इस बार और बुरी मार खाने वाला है पाकिस्तान। भारत में जब भी कोई उपद्रवी तत्व होता है जिसको लेकर यह आशंका रहती है कि यह भविष्य में कुछ उपद्रव कर सकता है, तो उसको मजिस्ट्रेट एवं पुलिस द्वारा गुड बिहेवियर के प्रोबेशन पर रखा जाता है। कोई गड़बड़ करता है तो उसको कुछ समय के लिए मजिस्ट्रेट गुड बिहेवियर के प्रोबेशन पर रखते हैं। अगर वह व्यक्ति प्रोबेशन के दौरान कोई भी शरारत करता है तो उसे उचित दंड भी दिया जाता है। ठीक उसी तरह वर्तमान सीज फायर में हमने पाकिस्तान को बिहेवियर के आधार पर अभी प्रोबेशन पर रखा हुआ है। यदि उसका बिहेवियर सुधरता है तब तो ठीक, और यदि बिहेवियर में फिर से गड़बड़ी आती है तो उसको कड़े से कड़ा दंड दिया जाएगा। मैं फिर से इसे दोहराना चाहता हूं, अभी भारत ने पाकिस्तान को प्रोबेशन पर रखा है। यहां पाकिस्तान के प्रोबेशन पीरियड का मतलब और स्पष्ट कर देते हैं। रक्षा मंत्री के कहने का अर्थ साफ है कि भारत से रिश्ते सुधारने हैं तो पाकिस्तान को आतंकी फैक्ट्रियां बंद करनी होंगी। पाकिस्तान भारत में आतंक को बढ़ावा देता रहेगा तो भारत से फिर मार खाएगा। भारत की नीति साफ है कि टेरर और टॉक एक साथ नहीं चल सकते। पाकिस्तान जब तक आतंक का रास्ता नहीं छोड़ता, सिंधु का पानी रुका रहेगा। सीधा मतलब है कि जब तक पाकिस्तान सीधे रास्ते पर नहीं आ जाता, वो भारत के रडार पर बना रहेगा, ऑपरेशन सिंदूर ऑन रहेगा। 12 मई को एयर मार्शल ए.के. भारती ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में रामचरितमानस की चौपाई पढ़ी थी। भय बिनु होय न प्रीति, साफ कहा कि पाकिस्तान को समझाने के लिए ऑपरेशन सिंदूर ही जरूरी था। 13 मई को आदमपुर एयरबेस पर प्रधानमंत्री ने गुरु गोविंद सिंह का संदेश दिया, 1.25 लाख से 1 लड़ाऊं। संदेश स्पष्ट था कि आतंकवाद को लेकर दुनिया भले ही डबल स्टैंडर्ड में उलझी रहे, भारत इंतजार नहीं करेगा, आतंकवादियों से अपने दम पर निपटता रहेगा। आज भुज एयरबेस पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी पाकिस्तान को रामचरितमानस की 2 चौपाइयां पढ़कर सुना दी। 2 टूक कहा कि आतंक के खिलाफ श्री राम की नीति भारत की राष्ट्र नीति है। हम हमारे आराध्य श्री राम के उस मार्ग का अनुसरण करते हुए आगे बढ़ रहे हैं जिसमें वह आसुरी शक्तियों के विनाश का प्रण लेते हैं। निश्चरहीन करौ मही भुज उठाई पण कीन, अर्थात जिस प्रकार भगवान राम ने अपनी भुजाओं को उठाकर धरती को राक्षस विहीन करने का प्रण लिया था, ठीक उसी प्रकार श्री राम के आदर्शों का पालन करते हुए हमने भी आतंकवाद को जड़ से समाप्त करने का संकल्प लिया है। साथियों, प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हमारी सरकार आने के बाद सैन्य मामलों को लेकर भारत की सोच और सामर्थ्य दोनों में अभूतपूर्व बदलाव आया है। हम भगवान राम के उस सिद्धांत का पालन करते हैं, सठ संग विनय कुटिल संग प्रीति, सहज कृपण संग सुंदर नीति, अर्थात दुष्ट के साथ विनम्रता, कुटिल के साथ सदाशयता और कंजूस के साथ उदारता का आचरण कभी भी नहीं करना चाहिए। मैं आप लोगों को भी बता रहा हूं, बल्कि सठे साठ्यम समाचरे टिट फॉर टैट। साथियों, ऑपरेशन सिंदूर ने यह स्पष्ट संदेश दे दिया है कि हमने शांति के लिए जितना अपना दिल खोल कर रखा है, शांति को नष्ट करने वालों के विरुद्ध उतना ही अपना हाथ भी खोल कर रखा है। साथियों, एक और बात मैं यहां साफ कहना चाहूंगा कि ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है। जो कुछ भी हुआ है वह सिर्फ एक ट्रेलर मात्र था। अब जब भी सही समय आएगा तो हम पूरी पिक्चर भी दुनिया को दिखाएंगे। शठे शाठ्यम समाचरेत, टेट फॉर टैट। रक्षा मंत्री ने तुलसी के दोहे और विदुर नीति जो सुनाई, उसका सीधा अर्थ यह है कि भारत अपनी सीमा में आतंकवाद से अपने तरीकों और अपनी शर्तों पर निपटेगा।
पाकिस्तान पर आगे भी किसी कार्रवाई के लिए भारत दुनिया से पूछने नहीं जाएगा। भारत अपने नागरिकों की सुरक्षा के लिए जरूरत पड़ने पर सीमा पार भी जाएगा। भारत की नीति स्पष्ट है कि पाकिस्तान गोली चलाएगा तो भारत गोले से उसका जवाब देगा। रक्षा मंत्री ने कहा कि पाकिस्तान अगर यह सोच रहा है कि दुनिया की आंखों में धूल झोंक कर कर्ज लेता रहेगा और उसे आतंक की खेती में खाद पानी देने में इन्वेस्ट करता रहेगा तो इस भ्रम से वो निकल आए, क्योंकि भारत उसका ये खेल भी खत्म कराने वाला है। पाकिस्तानी आम नागरिकों से लिया गया टैक्स जैशे मोहम्मद जैसे आतंकवादी संगठन के आका मसूद अजहर को करीब 14 करोड़ रुपए देने में खर्च करेगी, जबकि वह यूनाइटेड नेशंस डेजिग्नेटेड टेररिस्ट घोषित हो चुका है। इतना ही नहीं, लश्कर-ए-तोयबा और जैश ए मोहम्मद के मुरूद के और बहावलपुर स्थित टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर को फिर से खड़ा करने के लिए पाकिस्तान सरकार ने आर्थिक सहायता देने की घोषणा की है, लेकिन निश्चित रूप से इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से आने वाले $1 बिलियन के बड़े हिस्से को टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर को फंड करने में इस्तेमाल होगा, ऐसा मेरा मानना है। क्या यह इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF द्वारा, जो कि एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, उसके द्वारा इनडायरेक्ट फंडिंग इसे नहीं माना जाएगा? पाकिस्तान दुनिया से दाल रोटी के नाम पर पैसे लेकर उनसे आतंकी फैक्ट्रियां चलाता है, लेकिन अब भारत यह होने नहीं देगा, उसे लगातार एक्सपोज करता रहेगा। पाकिस्तान को अभी भी IMF से 8,400 करोड़ रुपए मिले हैं। उसने एयर स्ट्राइक में मरे हुए आतंकवादियों को 1-1 करोड़ रुपए देने का ऐलान किया है, यानी आतंकवादी मसूद अजहर के खानदान के 14 लोगों को 14 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। भारत का सवाल है कि क्या यह IMF के फंड का गलत इस्तेमाल नहीं है? भारत पूछ रहा है कि क्या गारंटी है पाकिस्तान ये पैसा आतंक में इन्वेस्ट नहीं करेगा। भारत ने पाकिस्तान को IMF की इस फंडिंग का विरोध भी किया था और अब भारत विश्व स्तर पर मुहिम शुरू कर चुका है कि आतंकी चरित्र के पाकिस्तान का हुक्का पानी सख्ती से बंद होना चाहिए। ऑपरेशन सिंदूर में एक सनसनी यह भी थी कि क्या भारत ने पाकिस्तान के एटमी ठिकानों को भी टारगेट किया है। पूरी दुनिया में किराना हिल्स की लगातार चर्चा अभी भी बनी हुई है। हालांकि अब संदेह के बादल धीरे धीरे छट रहे हैं। रक्षा मंत्री ने कहा है कि पाकिस्तान के एटम बमों को उसी से आतंकवादियों के खतरा है, दुनिया खुद देखे खतरा किधर से है। परमाणु अस्त्र एटॉमिक वेपन रहते हैं तो इस बात की संभावनाओं को भविष्य में नकारा नहीं जा सकता कि कभी वो आतंकवादी तत्वों के हाथों में चले जाएं। ये सिर्फ भारत के लिए नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए और पाकिस्तान की आम जनता के लिए भी एक गंभीर खतरे की बात होगी। सारे विश्व और खासकर पाकिस्तान की आवाम को यह समझना होगा कि वो कितने बड़े खतरे के मुकाम पर बैठे हैं। वो एक ऐसे बारूद की ढेर पर बैठे हैं जिसके चारों तरफ माचिसों आपस में लड़ते हुए लोग हैं। इस हालात के लिए पाकिस्तान की फौज को संदेश देना चाहूंगा, कागज का है लिबास, कागज का है लिबास, चिरागों का शहर है, चलना संभल संभल के क्योंकि तुम नशे में हो। सुना आपने, कागज का लिबास चिरागों का शहर है, चलना संभल संभल के क्योंकि तुम नशे में हो। रक्षा मंत्री ने यह शेर पढ़कर कई तरह के संदेश दिए हैं। पाकिस्तान बार बार भारत को अपने 170 एटम बमों की धौंस देता रहा है। सरगोधा एयर बेस स्ट्राइक से दुनिया को किराना हिल्स का पता चल गया है। भारत कहता रहा है कि पाकिस्तानी एटम बम आतंकवादियों के हाथ में जा सकते हैं। हमले से अब साफ है कि पाकिस्तान का एटमी जखीरा भारत की रेंज में है। चलना संभल संभल के क्योंकि तुम नशे में हो। पाकिस्तान को थोड़ी भी इशारों की भाषा अगर समझ में आती होगी तो वो समझ गया होगा कि राजनाथ सिंह ने ये जो शेर पढ़ा उसकी रेंज कितनी दूर तक जाती है। और जिसे इशारों की भाषा समझ में ना आए, जो अपने खुद के बनाए अंधेरों से निकलने के लिए तैयार ना हो, उसके लिए ब्रह्मोस मिसाइल तो है ही। जरूरत पड़ी तो फिर रात में उजाला कर देगी, जैसे 6-7 मई की रात और फिर 9-10 मई की रात को किया गया था। वो भी सुनिए। ब्रह्मोस मिसाइल की ताकत को तो पाकिस्तान ने खुद स्वीकार कर लिया है
हमारे देश में एक कहावत काफी पुरानी है और वह है दिन में तारे दिखना। मगर भारत में बनी ब्रह्मोस मिसाइल ने पाकिस्तान को रात के अंधेरे में दिन का उजाला दिखा दिया है। रात के अंधेरे में दिन का उजाला दिखा दिया है। भारत के जिस एयर डिफेंस सिस्टम की तारीफ हर तरफ हो रही है, उसमें डीआरडीओ द्वारा बनाए गए आकाश और अन्य राडार सिस्टम की जबरदस्त भूमिका रही है। ब्रह्मोस मिसाइल से मार मार कर हमारे सैनिकों ने पाकिस्तान का धुआं कर दिया। कल मैंने आपको बताया था कि कैसे 9 मई की रात महज 23 मिनट में ब्रह्मोस मिसाइल ने अपने टारगेट को ध्वस्त कर दिया। देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज अपने बयान से इस पर औपचारिक मुहर लगा दी है। ब्रह्मोस मिसाइल हिंदुस्तान का वो ब्रह्मास्त्र है जिसकी चर्चा आज दुनिया भर में हो रही है। हर कोई इस ब्रह्मोस के बारे में जानकारी चाहता है। ब्रह्मोस से हुई पाकिस्तान की विनाश लीला की कहानी सुनना चाहता है। मैं आज आपको हिंदुस्तान के इस महाबली की जन्म से लेकर दुश्मन के संहार तक की पूरी कहानी जनहित में बताने वाली हूं। ब्रह्मोस दुनिया की सबसे तेज सुपरसोनिक क्रूज मिसाइलों में से एक है। आप ब्रह्मोस की वीरता पर गर्व इस लिहाज से भी कर सकते हैं कि इस मिसाइल को पनडुब्बी, शिप, एयरक्राफ्ट या फिर जमीन कहीं से भी छोड़ा जा सकता है, यानी जल, थल, आकाश तीनों जगहों से इसे भेजा जा सकता है। दुश्मन के ठिकानों पर पहुंचकर ब्रह्मोस सटीकता से वार करता है। अभी जो आप अपनी टीवी स्क्रीन पर तस्वीरें देख रहे हैं, ये ब्रह्मोस मिसाइल की हैं। जल, थल, नभ तीनों जगह से इसे लॉन्च कैसे किया जाता है वो आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। इसके अलावा पनडुब्बी से भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। पाकिस्तान के खिलाफ ऑपरेशन में कुछ इसी तरह से ब्रह्मोस को लॉन्च किया गया और दुश्मन के ठिकानों को चंद मिनटों में नेस्ता नाबूद कर दिया गया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के शब्दों में कहें तो चाय नाश्ता भर के समय में दुश्मन का खेल खत्म किया गया। भारत ने रूस के साथ साझेदारी में ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल को विकसित किया है। इसका नाम भारत की ब्रह्मपुत्र और रूस की मॉस्को नदी के नाम पर मिलाकर रखा गया है। ब्रह्मोस के निर्माण के लिए भारत और रूस ने साल 1998 में 12 फरवरी को समझौता किया था। 12 जून 2001 को इसका पहला सफल परीक्षण किया गया। साल 2005 में नौसेना और साल 2007 में थल सेना में से शामिल किया गया। ब्रह्मोस की गति ही इसकी सबसे बड़ी खासियत है। यह आवाज की गति से करीब 3 गुना ज्यादा तेजी से उड़ती है। ब्रह्मोस मिसाइल की स्पीड इसे रडार की पकड़ में आने से बचाती है। इसी गति से इसने 23 मिनट में 9 मई की रात पाकिस्तान के तमाम एयरबेस को ध्वस्त कर दिया। दुश्मन की पकड़ में नहीं आया और भनक तक नहीं लगी। ब्रह्मोस मिसाइल की ताकत की बात करें तो इस मिसाइल का इंजन अंत तक चालू रहता है। आखिरी वक्त तक इसके लक्ष्य को बदला जा सकता है। इसका सीकर सेंसर इतना घातक है कि एक तरह से दिखने वाले कई टारगेट भी अगर सामने हो तो असली टारगेट को पहचान कर उसे तबाह करने में यह पूरी तरह से सक्षम है। ब्रह्मोस की मूल रेंज 290 किलोमीटर की है। इसे अपडेट कर 400 किलोमीटर किया गया। एडवांस वर्जन में लक्ष्य 600 किलोमीटर से ज्यादा तक का रखा गया है। आगे उसे और एडवांस करने की तैयारी है। पाकिस्तान में तबाही मचाने के बाद दुनिया भर में ब्रह्मोस की डिमांड किस तरह से बढ़ी है, इसके बारे में विस्तार से आपको बताएं। उसके पहले यह जानिए कि कैसे ब्रह्मोस ने पाकिस्तान के एयरबेस को नेस्तानाबूद कर दिया। अब तक पाकिस्तान फर्जी युद्ध विज्ञान के प्रयोगों के जरिए जीत का दावा करता फिर रहा था, लेकिन आज पाकिस्तान से जो ब्रह्मोस गवाही सामने आई है वो उसके फर्जी दावों की पूरी तरह से पोल खोलती है। उस बेस के ऊपर 4 सरफेस टू सरफेस ब्रह्मोस मिसाइल आए। सरफेस टू सरफेस या एयर टू सरफेस ये मुझे नहीं पता। तो पायलट्स जो हैं वो पहले दौड़े कि वो अपने जहाजों को सिक्योर करें। अच्छा। और जैसे पहला आया वो जूम करके ऊपर से दूसरा आया, फिर तीसरा आया, फिर चौथा आया, जो कि अनफॉर्चुनेटली बुलारी में डायरेक्टली आके एक हैंगर पे लगा जहां पे एक हमारा एवैक्स खड़ा था जो डैमेज हुआ, जहां पे शहादतें भी हुई। पाकिस्तानी एक्सपर्ट जिस भोलारी एयरबेस का जिक्र कर रहे थे वो पाकिस्तान के सिंध में पड़ता है। पाकिस्तानी नेवी एयरफोर्स की यहां मौजूदगी होती है। भोलारी एयरबेस को कराची की सुरक्षा दीवार कहा जाता है।
लेकिन उसको भारत ने ब्रह्मोस के एक हमले में गिरा दिया। सैटेलाइट तस्वीरों में यहां हुए नुकसान को आप देख पा रहे हैं। दावा है यहां 4 ब्रह्मोस मिसाइलों से टारगेट किया गया था। पाकिस्तान के रक्षा एक्सपर्ट तो एक एयरबेस की कहानी भी बताते हैं। इस तरह के 11 एयरबेस और 2 मिलिट्री स्टेशन को भारत ने 9 मई की रात और 10 तारीख की सुबह को ध्वस्त किया था। 25 साल में ब्रह्मोस मिसाइल का पहली बार इस्तेमाल किया गया है और 100 घंटे के भीतर 2 बार ब्रह्मोस से पाकिस्तान को सबक सिखाया गया है। 6 और 7 मई की दरमियानी रात 25 मिनट में भारत ने जिन 9 आतंकवादी ठिकानों को नेस्तनाबूद किया था, उसमें भी ब्रह्मोस का इस्तेमाल किया गया। हालांकि ठीक आंकड़ा सामने नहीं आ पाया है, लेकिन माना जा रहा है 4 से 5 ब्रह्मोस मिसाइल का इस्तेमाल भारत ने उस रात पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों को उड़ाने में किया था। इसके बाद 9 मई की रात जब भारत ने पाकिस्तान के एयरबेस को टारगेट किया, तब 15 ब्रह्मोस मिसाइलों से निशाना साधा गया। भारत के ब्रह्मोस वार में पाकिस्तान के नूर खान एयरबेस पर खड़ा पाकिस्तानी वायुसेना का C-130 एयरक्राफ्ट धू-धू कर जल उठा। जो वीडियो नूर खान एयरबेस का आया है, उस वीडियो में एक और C-130 विमान खड़ा हुआ आपको दिखाई दे रहा है। उसके बारे में साफ नहीं है कि उसे कितना नुकसान पहुंचा। ब्रह्मोस का ऐसा वार था कि पाकिस्तान ने फौरन सीज फायर की गुहार लगाई थी, क्योंकि उसे मालूम हो गया था कि भारत ने अपने ब्रह्मास्त्र का मुंह उसकी ओर खोल दिया है और अब पाकिस्तान में कुछ बचने वाला नहीं है। पाकिस्तान के मुरीदिके में लश्कर के हेडक्वार्टर को भारत ने 6-7 मई की रात उड़ा दिया था। भारतीय मिसाइलों ने कैसे पाकिस्तान के आतंकी ठिकाने उस रात ध्वस्त किए, उसकी सबसे ताजा गवाही पाकिस्तान के एक न्यूज चैनल की तरफ से सामने आई है। एडमन ब्लॉक पे यके बाद दीगरे 6 और 7 मई की दरमियानी रात को 12:30 बजे जो अटैक हुआ था, उससे यहाँ पर जो 2 मिसाइल थे यके बाद दीगरे आकर गिरे थे और ये पूरे का पूरा हिस्सा आप देख रहे हैं कि अमली तौर पर मिस्मार हो चुका है। इसके इर्द गिर्द भी इमारतें हैं, लेकिन इसी इमारत को पहले निशाना बनाया गया। ये 2 मंजिला था और 2 मंजिला हिस्से का आप देख रहे हैं कि जो ऊपर वाली मंजिल थी वो मुकम्मल तौर पर बैठ गई है, उसके पिलर्स गिर गए हैं और वो छत भी आपको दिखाई दे रही है कि किस तरह एक कर्व की सूरत में झुकी हुई है। इमारत बहुत ही मखदूश हो चुका ही है। ये जो एडमन ब्लॉक की है, इसके करीब जाना ख़तरे से खाली नहीं है और यहाँ पर फ़िज़ा में बारूद की बू फैली हुई है। बाकायदा तौर पर आप जब यहाँ पे आते हैं तो आपको पता चलता है कि बारूद यहाँ पर चला है। ये बिल्डिंग आप ज़रा देखिए, ये ऊपर वाली छत मुकम्मल तौर पर गिर चुकी है, काबिल इस्तेमाल ये इमारत नहीं रही। अब इस इमारत को गिरा कर ही दोबारा बनाया जा सकता है। ऑपरेशन सिंदूर ने ब्रह्मोस मिसाइल सिस्टम को सुर्खियों में ला दिया है। इसके निर्माण के बाद पहली बार युद्ध में ब्रह्मोस का इस्तेमाल किया गया। इसकी सटीक हमला करने की क्षमता से दुनिया हैरान है। अब कई देश ब्रह्मोस खरीदने के लिए कतार में खड़े हो गए हैं। साल 2022 में फिलीपींस ने 3,126 करोड़ रुपए में करार किया था। भारत वियतनाम के साथ लगभग 6,000 करोड़ रुपए का ब्रह्मोस मिसाइल सौदा करने के करीब है। इंडोनेशिया के साथ 3,800 करोड़ का डील अग्रिम चरण में है। इसके अलावा थाईलैंड, सिंगापुर, ब्रुनेई, ब्राजील, चिली, अर्जेंटीना, मिस्र, सऊदी अरब, यूएई, दक्षिण अफ्रीका जैसे 1 दर्जन देश इसे खरीदने में अपनी दिलचस्पी दिखा रहे हैं। भारत की ब्रह्मोस एरोस्पेस में तकरीबन 50.5% की हिस्सेदारी है, जबकि सहयोगी रूस की 49.5%। रूस ने इस तकनीकी को डेवलप करने में हिंदुस्तान की मदद की। ब्रह्मोस को आत्मनिर्भर भारत का सबसे बड़ा हथियार माना जाता है। पिछले दिनों प्रधानमंत्री ने ब्रह्मोस को लेकर जो कहा था वो आपको जरूर सुनना चाहिए। साथियों, हर भारतीय को गर्व होता है जब वो सुनता है कि भारत में बनी ब्रह्मोस मिसाइल अपनी कैटेगरी में सबसे घातक और सबसे आधुनिक मानी जाती है। कई देशों के लिए ब्रह्मोस मिसाइल उनकी पसंदीदा चॉइस बनकर उभरी है। ब्रह्मोस हिंदुस्तान के लिए कितनी बड़ी कामयाबी है, इसको लेकर हमने देश के नामी गिरामी रक्षा एक्सपर्ट से बातचीत की है। उनसे समझने की कोशिश की है कि हिंदुस्तान का ये ब्रह्मास्त्र हमारे लिए कितना बड़ा सामरिक वरदान है। ब्रह्मोस मिसाइल अपने आप में एक ऐसी मिसाइल है
जो एक्सेप्शनली लो एल्टीट्यूड के ऊपर मैनेवर करती है, यानी कि स्कीमिंग करते हुए चलती है। इसको किसी रडार से करीब करीब पकड़ा ही नहीं जा सकता। यही कारण है कि आज ब्रह्मोस मिसाइल को लेने के लिए दुनिया के देश भारत के सामने लाइन लगा के खड़े हैं। इसकी सफलता को देखते हुए पूरी दुनिया में इसकी चर्चा हो रही है, पूरी डिमांड आ रही है। भारत ने पहले ही फिलीपींस को एक्सपोर्ट किए हुए हैं और आज बहुत से देश इसमें अपना इंटरेस्ट शो कर रहे हैं। ब्रह्मोस की इस कहानी को ग्लोबल विस्तार देते हुए जरा आगे बढ़ते हैं। जिस वक्त भारत पाकिस्तान के बीच तनातनी की शुरुआत हुई, उस वक्त दुनिया में बहुत कुछ बदल रहा था। आप यूं कह सकते हैं कि दोस्त दुश्मन बन रहे थे तो दुश्मन दोस्त बन रहे थे। अमेरिका ने जिस तरह से चीन, तुर्की और मिडिल ईस्ट के देशों से दोस्ती बढ़ाई है, उससे वर्ल्ड ऑर्डर बदलता हुआ दिखाई दे रहा है। ऐसे में इस वक्त हिंदुस्तान के जो सबसे अच्छे और सच्चे ताकतवर मित्र हैं, उसके बारे में आपको जरूर जानना चाहिए। रूस, इजराइल और अफगानिस्तान, इन तीनों देशों का जिक्र हम आज विशेष तौर से कर रहे हैं। रूस से हमारी पुरानी दोस्ती रही है। जिस ब्रह्मोस से हमने पाकिस्तान को धूल चटाई, उसमें रूस हमारा पार्टनर है। जिस S-400 से हमने पहले दिन दुश्मन के हमले को नाकाम किया, वो रूस का ही हथियार है। इजराइल का जिक्र करना जरूरी आज इसलिए है क्योंकि पाकिस्तान ने मेड इन तुर्की के जिस ड्रोन से हम पर हमले की कोशिश की, जिसके जवाब में हमने पाकिस्तान के डिफेंस सिस्टम को इजरायली ड्रोन से बर्बाद कर दिया, तहस नहस कर दिया। और पाकिस्तान पर की गई भारत की कार्रवाई का दुनिया के किसी भी देश ने खुलेआम समर्थन किया तो वो देश है इजराइल, जिसकी ओर से खुलेआम सबसे पहले आकर समर्थन किया गया। इन दोनों दोस्तों के अलावा अब हम अफगानिस्तान की भी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ा चुके हैं। अफगानिस्तान में भले ही तालिबान का शासन है, लेकिन पाकिस्तान से निपटने के लिए हमने दुश्मन के दुश्मन को दोस्त बनाने की दिशा में काम शुरू कर दिया है। ये तस्वीरें इसी साल 8 जनवरी की हैं। दुबई में विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने अफगानिस्तान के कार्यवाहक विदेश मंत्री आमिर खान मुत्ताकी से मुलाकात की थी। तब इस मुलाकात को दोनों देशों में संबंध सुधारने की दिशा में उठाया गया कदम माना गया था। तालिबानी नेता ने कहा था कि भारत के खिलाफ अफगानिस्तान की जमीन का इस्तेमाल नहीं होगा। अब इस रिश्ते को मजबूती देने के लिए भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने पहली बार अफगानिस्तान के विदेश मंत्री आमिर खान मुत्ताकी से फोन पर बात की है। बताया जा रहा है कि इस बातचीत के दौरान अफगानिस्तान के कार्यवाहक विदेश मंत्री मुत्ताकी ने पहलगाम आतंकी हमले की निंदा की। एस जयशंकर ने तालिबानी नेता से बातचीत की जानकारी सोशल मीडिया पर दी और लिखा कि मुत्ताकी ने झूठी और निराधार रिपोर्ट के आधार पर भारत और अफगानिस्तान के बीच अविश्वास पैदा करने के ताज़ा प्रयासों को मजबूती से खारिज किया, जिसका मैंने स्वागत किया। भारत और अफगानिस्तान की अंतरिम सरकार के बीच यह बातचीत ऐसे वक्त में हुई है जब भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव बहुत ज्यादा है। वहीं दूसरी ओर पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच दूरियां भी लगातार बढ़ती ही जा रही हैं। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह भी है कि भारत ने अब तक अफगानिस्तान की अंतरिम सरकार को मान्यता नहीं दी है, लेकिन बदलते हुए समीकरण के बीच भारत के विदेश मंत्री और अफगानिस्तान के कार्यवाहक विदेश मंत्री के बीच बातचीत के कई मायने निकाले जा रहे हैं। पाकिस्तान और अफगानिस्तान में लगातार विवाद बढ़ता जा रहा है, जबकि भारत अफगान नागरिकों की भलाई के लिए हमेशा से खड़ा रहा है, फिर चाहे परिस्थितियां जैसी भी रही हो। ऐसे में इस बातचीत का बहुत बड़ा संदेश है। वर्ल्ड ऑर्डर में बड़े बदलाव के तौर पर इसे देखा जा रहा है। भारत के हाथों मार खाने के बाद पाकिस्तान फर्जी माहौल बनाने में जुटा हुआ है। इंटरनेशनल मंच पर पाकिस्तान के फर्जी युद्ध विज्ञान की पोल खोलने के लिए भारत सरकार दुनिया भर के देशों से संपर्क में है। एबीपी न्यूज को सूत्रों से जो जानकारी मिली है, उसके मुताबिक भारत के सांसदों का प्रतिनिधिमंडल अलग अलग देशों की यात्रा करेगा। सूत्र बताते हैं शशि थरूर, अनुराग ठाकुर, श्रीकांत शिंदे, डी पुरंदेश्वरी, सुप्रिया सुले, सस्मिता पात्रा, समीक भट्टाचार्य, मनीष तिवारी, प्रियंका चतुर्वेदी जैसे पक्ष और विपक्ष के सांसद अलग अलग प्रतिनिधिमंडल को लीड करने वाले हैं। 22 मई के बाद अमेरिका, ब्रिटेन, दक्षिण अफ्रीका, कतर, यूएई जैसे देशों की ये लोग यात्रा करेंगे। आगे बढ़ते हुए जनहित में अब बात उस नए देश की जो कभी भी हकीकत की शक्ल अख्तियार कर सकता है। दुनिया के नक्शे पर बहुत जल्द देश नंबर 194 का जन्म हो सकता है। इस नए देश का नाम होगा बलूचिस्तान। चूंकि संयुक्त राष्ट्र के बही खाते में 193 आजाद देशों के नाम दर्ज हैं,
ऐसे में बलोच आवाम को पूरी उम्मीद है कि संयुक्त राष्ट्र की फहरिस्त में देश नंबर 194 के तौर पर बलूचिस्तान का नाम दर्ज होगा। बलूच स्वतंत्रता सेनानी मीर यार बलोच ने तो बलूचिस्तान को आजाद घोषित भी कर दिया है। नए देश का नक्शा और झंडा जारी हो चुका है। साथ ही संयुक्त राष्ट्र से आजाद बलूचिस्तान की मान्यता देने की गुजारिश भी की गई है। और इतना ही नहीं, भारत सरकार से भी नई दिल्ली में बलूचिस्तान उच्चायोग खोलने की इजाजत मांगी गई है। अगर यह सब हो गया तो 54 साल पहले 2 टुकड़ों में बंट चुके पाकिस्तान का भूगोल फिर बदल जाएगा। बलूचिस्तान की आजादी के साथ ही बहुत कुछ बदल जाएगा। ऐसे में आपके लिए बलूचिस्तान से जुड़े सामान्य ज्ञान जानना जरूरी है, जो आज नहीं तो कल बेहद काम आने वाले हैं। आप मेरे बगल में जो नक्शा और झंडा देख रहे हैं वो बलूचिस्तान का है। अगर यह संप्रभु राष्ट्र बन गया तो इसकी चौहद्दी क्या होगी उसे भी देखिए। आजाद बलूचिस्तान के पूर्वोत्तर में पाकिस्तान का खैबर पख्तूनख्वा होगा, जहां खुद भी अलगाववाद की चिंगारी बरसों से सुलग रही है। पूरब में पाकिस्तानी पंजाब होगा, जिसके पास कुछ नहीं, लेकिन वहां के लोग बलूचों का दमन और पूरे देश पर शासन करते हैं। बलूचिस्तान उत्तर पश्चिम में अफगानिस्तान से सरहद साझा करेगा, तो इसके पश्चिम में ईरान होगा, जबकि पाकिस्तान का सिंध प्रांत दक्षिण पूर्व में होगा, जबकि इस देश की दक्षिणी सीमा अरब सागर से लगेगी। बलूचिस्तान क्षेत्रफल के लिहाज से पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा है। इसका क्षेत्रफल 3,47,190 वर्ग किलोमीटर है, जो पाकिस्तान का करीब 44% है। हालांकि यहां की आबादी लगभग 1.5 करोड़ ही है, लेकिन जब यह आजाद मुल्क बन जाएगा तो बलूचिस्तान क्षेत्रफल के लिहाज से जर्मनी के बाद 65वें नंबर का देश होगा, जबकि पाकिस्तान इस लिहाज से 36वें नंबर से खिसककर 57वें नंबर पर आ जाएगा। बलूचिस्तान की आजादी के लिए हजारों लोग अपनी जान कुर्बान कर चुके हैं। कई संगठन दशकों से पाकिस्तान से लोहा ले रहे हैं। हमारी एक ही पहचान है, वो बलोच है। और बलोच आज मजलूम है, बलोच आज गुलाम है, और जो इस हकीकत को नहीं मानता है वो बलोच के मुखालिफ रियासत का मैं पैगाम देना चाहती हूँ इस जलसेगाह से और उस नाम नेआब कौम परस्त को, जिसका काम यह है कि कैसे बलोचों के खून का सौदा किया जाए, कि बाज आ जाओ। हम आपको याद दिलाते रहेंगे कि आपने हमारी कितनी नस्लें अपनी तोपों से उड़ाए हैं। हम आपको याद दिलाते रहेंगे कि हम कभी नहीं भूलेंगे अपने शहीदों को। हम हैं उन इज्तिमाई कब्रों के वारिस जिनको आप फेंकते हो ना, वो बलोच की कब्रें हैं, बलोच नस्ल की कब्रें हैं, बलोच कौम की कब्रें हैं। बलूचिस्तान की आजादी के लिए कई संगठन संघर्ष कर रहे हैं। कुछ अहिंसक तरीके से पाकिस्तान की आजादी की आवाज बुलंद कर रहे हैं, तो कुछ संगठन ऐसे भी हैं जो हथियारों के बूते पाकिस्तान से आजादी छीनने की जंग लड़ रहे हैं। ऐसे संगठनों में बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी सबसे बड़ा नाम है, जो आजाद बलूचिस्तान के लिए ऑपरेशन हैरूफ चला रही है। अंठावन ठिकाने, 78 धमाके। आजादी के लिए बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी यानी BLA के हैरूफ 2.0 का ये सबसे नया संघर्ष गढ़ी थी। दुनिया भर में आतंकिस्तान के नाम से बदनाम पाकिस्तान वैसे तो BLA को भी आतंकी संगठन मानता है, लेकिन बलोच आवाम के लिए ये संगठन आजादी के दीवानों की वो टोली है जो बंदूक और बारूद के बूते पाकिस्तान को बलूचिस्तान से खदेड़ने में जुटी है। इसकी सबसे नई तस्वीर बलूचिस्तान के पंजगुर से आई है, जहां BLA के हमले में 14 पाकिस्तानी सैनिक मारे गए। पाकिस्तानी फौज पर BLA का ये हमला 9 मई को हुआ था। जब गाड़ी सवार फौजी दस्ते को निशाना बनाया गया तो दहशत में पाकिस्तानी सेना के जवान भागने लगे, लेकिन BLA ने भागते लोगों को खदेड़ खदेड़ कर मारा, फिर पूरी गाड़ी को धमाके से उड़ा दिया। इससे पहले 8 मई को भी पाकिस्तानी सेना पर 20 साबित हुई BLA के हमले का ये वीडियो सामने आया था, जब बलूचिस्तान के बोलन दर्रे में आईडी धमाके में 12 पाकिस्तानी सैनिकों को ढेर कर दिया गया। अब 25 अप्रैल की ये तस्वीर देखिए,
जब बलूचिस्तान की राजधानी क्वेटा में रिमोट कंट्रोल से आईईडी धमाका हुआ तो जद में पाकिस्तानी फौज का दस्ता आया और उसके 10 जवान मारे गए। इसी साल 11 मार्च की ये तस्वीर आतंकिस्तान की अफसोसनाक त्रासदियों का एक जीवंत इतिहास है, जब बीएलए ने क्वेटा से पेशावर जा रही जाफर एक्सप्रेस को हाईजैक कर लिया। इस ट्रेन में पाकिस्तानी सेना के जवान भी सवार थे जो बीएलए के टारगेट पर थे। ट्रेन को छुड़ाने के लिए पाकिस्तानी फौज ने ऑपरेशन शुरू किया तो बीएलए के 30 से ज्यादा लड़ाकों को मार गिराया, लेकिन बदले में आसिम मुनीर की सेना को भी 20 से ज्यादा जवानों का नुकसान उठाना पड़ा। ये तो बीएलए के ऑपरेशन हिरोफ 2.0 के चंद सबूत हैं। इससे पहले इस ऑपरेशन के पहले अध्याय में भी बीएलए ने 100 से ज्यादा पाकिस्तानी सैनिकों की हत्या की जिम्मेदारी कबूली थी। सच बात तो यह है कि पाकिस्तानी फौज की बंदूक के जोर पर ही बलूचिस्तान अब तक कथित रूप से पाकिस्तान का हिस्सा है, वरना यह मुल्क कब का आजाद हो चुका होता। फिलहाल पाकिस्तानी सेना को उसी के अंदाज में बीएलए भी बारूदी जवाब दे रही है। कहा तो यह भी जा रहा है कि तेज होते हमलों और हलाक हो रहे सैनिकों के अंजाम को देखकर मुनीर सेना में बीएलए का खौफ बढ़ता जा रहा है, जिसका नतीजा यह है कि शाम होते ही पाकिस्तानी आर्मी बिल में दुबक जाती है। दावे के मुताबिक शाम 5 बजे से सुबह के 5 बजे तक सड़कें सूनी पड़ जाती हैं, क्योंकि अगर पाकिस्तानी आर्मी ने रात के वक्त गश्त की हिमाकत की तो उसका बलूच काल से बचना मुश्किल है। अब चाहे पाकिस्तानी सेना प्रमुख लाख दावे कर लें, लेकिन बलूचिस्तान उनके हाथ से लगभग निकल चुका है, क्योंकि यहां के सियासतदान भी अब उन्हें ईंट का जवाब पत्थर से दे रहे हैं। और बलूचिस्तान जो है, जो कि पाकिस्तान की डेस्टिनी है, ठीक है, जो कि पाकिस्तान के माथे का झूमर है, तुम 1500 बंदे कहोगे कि जी हम इसको ले जाएंगे, तुम्हारी अगली 10 नस्लें भी नहीं लेके जा सकती। बलूचिस्तान, you think this 1500 people belonging to BLA and BLF and BRA etc. can take away Balochistan from us? दुनिया की जंगी तारीख में 90,000 फौजियों ने जो इकट्ठे हथियार नहीं डाले होंगे जो आपकी फौज ने डाले। ये भी अपनी निसाब की किताबों में डाल दें कि आपकी आने वाली 10 नस्लें वो भी पढ़ें। अपनी निसाब की किताबों में ये भी डाल दें कि उन 90,000 फौजियों के न सिर्फ हथियार बल्कि उनकी पतलूनें भी आज दिन तक वहां पे टांगी हुई हैं, ये भी उनमें डाल दें। बलूचिस्तान को आसिम मुनीर यूं ही पाकिस्तान की मंजिल और पाकिस्तान के माथे का झूमर नहीं बता रहे। दरअसल इस इलाके से ही पाकिस्तान की दाल रोटी चल रही है। यहाँ की मिट्टी सही मायने में सोना उगलती है, क्योंकि बलूचिस्तान की जमीन के नीचे लाखों टन सोने और तांबे का भंडार छिपा है। इस प्रांत से बरसों से क्रोमाइट निकाला जा रहा है, जो स्टेनलेस स्टील में इस्तेमाल होता है उसको बनाने के लिए। और इतना ही नहीं, यहाँ भारी मात्रा में लिथियम और रेयर अर्थ मिनरल्स की मौजूदगी के दावे भी किए गए हैं। 1960 के दशक में ही बलूचिस्तान में भारी खनिज बेराइट के बड़े भंडार खोजे गए थे, जो तेल और गैस की ड्रिलिंग में इस्तेमाल किया जाता है। बलूचिस्तान की चट्टानों के नीचे फ्लोराइड के भंडार भी मौजूद हैं। पाकिस्तान का पहला आधुनिक लेड और जिंक का खदान भी यहीं पर है, जिसकी खुदाई चीन की मदद से वहां पर की जा रही है। बलूचिस्तान में प्राकृतिक गैस और कोयले के भंडार भी हैं, जो दशकों से उद्योगों और रेलवे को ईंधन देते रहे हैं। बलूचिस्तान के दोहन और शोषण पर पाकिस्तान और तुर्की की भी नजर है। इस प्रांत में अरबों डॉलर का चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर प्रोजेक्ट भी चल रहा है। लेकिन अफसोस कि इतने अमीर इलाके के लोग बेहद गरीब हैं। लेकिन अब बलूच आवाम ने ठान लिया है कि वो अपनी गरीबी दूर करने की खातिर आजादी लेकर रहेंगे और उसको लेकर आंदोलन जारी है। पाकिस्तान चाहे जितना छल कपट कर ले, आज नहीं तो कल बलूचिस्तान जरूर आजाद होगा और तब इस देश से भारत के आध्यात्मिक रिश्ते को भी नई मजबूती मिलेगी, क्योंकि बलूचिस्तान में हिंगलाज माता का मंदिर है। माता का यह मंदिर 51 शक्तिपीठों में से एक है। इसे हिंगलाज शक्तिपीठ भी कहा जाता है। मान्यताओं के मुताबिक यहां माता सती का मस्तक गिरा था। यह मंदिर हिंगोल नदी के किनारे स्थित है और चारों ओर से पहाड़ियों से घिरा हुआ है। यहां की देवी को हिंगलाज देवी या नानी मां के नाम से भी पूजा जाता है। खासकर सिंधी और बलूच हिंदू समुदायों में इसका विशेष महत्व है। भारत समेत दुनिया भर के हिंदुओं में भी हिंगलाज माता के प्रति गहरी आस्था है।
लेकिन पाकिस्तान के आतंकी हालात की वजह से श्रद्धालु बलूचिस्तान नहीं जा पाते। हालांकि अब बलूच आवाम ने आजाद बलूचिस्तान में माता के इस मंदिर के पुनर्निर्माण का भी ऐलान किया है। आजाद बलूचिस्तान की चर्चाओं के बीच हिंगलाज माता मंदिर की महत्ता बताते हुए असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा की सोशल मीडिया पोस्ट भी तेजी से वायरल है, जिसमें उन्होंने इस मंदिर के प्रति करोड़ों हिंदुओं की आस्था का बखान किया है। ऐसे में अब सवाल है कि क्या भारत के लोगों का हिंगलाज दर्शन बहुत जल्द साकार होने वाला है? क्या हिंगलाज माता के दर्शन पाकिस्तानी नहीं बल्कि बलूचिस्तानी वीजा पर किए जाएंगे? इन सवालों के जवाब भी बहुत जल्द दुनिया को मिलने वाला है। और अब आज का जनहित मंत्र। आज पूरा देश एक संकल्प से बंधा हुआ है कि आतंकवाद को मिटाना है। राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर की ये पंक्तियां भी इसी संकल्प को अभिव्यक्ति दे रही हैं। सुनूं क्या सिंधु में गर्जन तुम्हारा, स्वयं युग धर्म की हुंकार हूं मैं, कठिन निर्घोष हूं भीषण अशनिका, प्रलय गांडिव की टंकार हूं मैं। भारत ने पहले भी मानवता को राह दिखाई है। उम्मीद रख सकते हैं कि आतंक के खिलाफ हुंकार में दुनिया हमारे पीछे खड़ी होगी और आतंकवाद को जड़ से हिंदुस्तान खत्म करेगा। इसी के साथ जनहित में अभी के लिए बस इतना ही। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।